नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द न्यूज टाल पर, जहां पर आप जानने वाले हैं देश और विदेश की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा के लिए रवाना हुए हैं। जी हां, कमेंट करके उस देश का नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की खबरों के कारवा को। पहली खबर, देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। देश में 186 दिनों में सबसे कम एक्टिव केस मिले हैं। देश में फिलहाल 3,01,919 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सक्रिय मामलों में कुल संक्रमणों का 0.90% शामिल है। पिछले 24 घंटों में 26,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस दौरान 350 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इससे एक दिन पहले 26,000 मामले दर्ज किए गए थे और 252 लोगों की मौत हो गई थी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अब देश के अंदर नहीं आएगी कोरोना की तीसरी लहर, महामारी को लेकर बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार घट रहे हैं और मंगलवार को संक्रमण की 26,000 मामले ही सामने आए थे। वहीं पर एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक कोरोना वायरस अब महामारी नहीं रह गया है। हालांकि उन्होंने सावधान किया कि जब तक भारत में हर व्यक्ति को वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक सतर्क रहने की जरूरत है। खास तौर पर सभी के लिए त्योहारों पर भीड़ भाड़ से बचना होगा। इसके अलावा रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोरोना अब सर्दी, जुकाम और बुखार की तरह एक प्राकृतिक वायरस बनकर रह जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। भारत फ्रांस के बीच हुई विशेष बातचीत, कई मुद्दों पर की गई चर्चा। फ्रांस के प्रधानमंत्री के इस ट्वीट ने बटोरी सुर्खियां। जी हां दोस्तों, भारत और फ्रांस ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने पर जोर देते हुए अफगान संकट, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच फोन पर हुई बातचीत में अफगानिस्तान के हालात पर गहरी चिंता जताई गई, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति का एक ट्वीट सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के लिए कुछ लाइनें हिंदी में लिखी है। मैक्रों ने अपने ट्वीट में लिखा, नमस्ते प्रिय साथी, प्रिय मित्र, हमारी सामरिक साझेदारी के महत्व को फिर से पुष्ट करने के लिए धन्यवाद। भारत और फ्रांस हिंद प्रशांत क्षेत्र को सहयोग और साझा मूल्यों का क्षेत्र बनाने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। हम इस दिशा में साझेदारी जारी रखेंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। भारत के दबाव के आगे झुका यूके, कोविशील्ड वैक्सीन को दी मान्यता। जी हां दोस्तों, भारत से यूके जाने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। भारत सरकार के दबाव के आगे यूके को झुकना पड़ा है और यूके ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवा चुके लोगों को अपने यहां बिना क्वारंटाइन दाखिला होने की अनुमति दे दी है। पहले यूके ने यह अनुमति नहीं दी थी, लेकिन भारत सरकार ने यूके की सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और कहा था कि कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर यूके का रवैया पक्षपात भरा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, अलग रह रही पत्नी अगर कर ले आत्महत्या तो नहीं बनेगा हत्या का केस। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक पति को पत्नी की आत्महत्या के मामले में राहत देते हुए कहा कि सिर्फ प्रताड़ना भर से आत्महत्या के लिए उकसाने का केस नहीं बनता है। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जब तक उकसावे के लिए एक्टिव रोल साबित न हो तब तक सिर्फ प्रताड़ना के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस नहीं बनेगा। ऐसे में हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। तालिबान ने यूएन में नामित किया प्रतिनिधि, मांगी यूएनजीए के मंच से बोलने की इजाजत। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता पाने के लिए अफगानिस्तान के तालिबान सरकार ने एक और कोशिश की है। अफगान सरकार ने कतर में शांति वार्ता के दौरान तालिबान के प्रवक्ता रहे सुहेल शाहीन को संयुक्त राष्ट्र में राजदूत नामित किया है। इतना ही नहीं, उसने संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलने की इजाजत भी मांगी है। तालिबान का फैसला उनके इस बयान के बाद आया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, राजनीतिक दलों में उसका स्वागत, चिंता का विषय, हाईकोर्ट का आदेश। जी हां दोस्तों, राजनीतिक दलों में गैंगस्टर और अपराधियों का स्वागत किए जाने पर चिंता जाहिर करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि इन अपराधियों को चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिए जाते हैं और कभी कभी वे जीत भी जाते हैं। इसलिए इस रुख पर जितनी जल्दी हो सके अंकुश लगाने की जरूरत है। कानपुर के बिगरू कांड मामले में एसएचओ विनय कुमार तिवारी और एसआई के शर्मा की जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने यह टिप्पणी की है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर।
नौकरी के अंतिम पड़ाव पर सरकारी कर्मचारी नहीं बदल सकते, जन्मतिथि सुप्रीम कोर्ट का आदेश। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सरकारी कर्मचारी द्वारा जन्मतिथि में बदलाव की मांग करने वाली याचिका को अधिकार का मामला नहीं बनाया जा सकता है। इस तरह के अनुरोध को किसी के करियर के अंतिम छोर पर भी अनुमति नहीं दी जा सकती है। न्यायमूर्ति M.R. शाह और न्यायमूर्ति A.S. बोपन्ना की पीठ ने एक कर्मचारी की जन्मतिथि में बदलाव के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ न्यायमूर्ति M.R. शाह और न्यायमूर्ति A.S. बोपन्ना की पीठ ने एक कर्मचारी की जन्मतिथि में बदलाव के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ कर्नाटक ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास लिमिटेड द्वारा दायर एक अपील की अनुमति दी है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट का सरकार को आदेश, इसी साल से एनडीए की परीक्षा में शामिल होगी महिलाएं। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के अगले साल तक राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिलाओं को शामिल करने के केंद्र सरकार के अनुरोध को खारिज कर दिया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को इस साल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जानी चाहिए। सरकार ने सुझाव दिया था कि एनडीए में पहली बार महिला उम्मीदवारों को अगले साल मई में परीक्षा देनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग को इस साल 14 नवंबर को परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस साल के लिए फैसला टालना सही नहीं होगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। दिल्ली में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की केजरीवाल के आवास के बाहर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के पास युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दावा किया कि केजरीवाल ने तो आम आदमी सरकार ने पिछले साल के अपने शासन में शहर में करीब 400 युवाओं को ही बेरोजगारी भत्ता दिया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। देश में जल्द उड़ने वाली कार में कर सकते हैं सफर, पहले हाइब्रिड कार का मॉडल तैयार। जी हां दोस्तों, बढ़ती जनसंख्या के कारण सड़कों पर लगने वाली जाम की वजह से ज्यादातर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और इस वजह से कई बार लोग ऑफिस समेत कई जरूरी कामों के लिए समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। देश के लोगों को जल्द ही इस समस्या से मुक्ति मिल सकती है और हाइब्रिड फ्लाइंग कारों के जरिए यात्रा कर सकते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर एशिया की पहली हाइब्रिड फ्लाइंग कार की मॉडल की जानकारी दी है और चेन्नई स्थित स्टार्टअप की युवा टीम द्वारा एशिया की पहली हाइब्रिड फ्लाइंग कार के कॉन्सेप्ट मॉडल से परिचित कराया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सस्ता सोना खरीदने का शानदार मौका, रिकॉर्ड लेवल से 10,000 नीचे बिक रहा है गोल्ड। जी हां दोस्तों, सोना आज बुधवार को सस्ता हुआ है। फेड रेट के फैसले से पहले आज भारतीय बाजारों में सोने की कीमतों में गिरावट आई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव थोड़ा 46,633 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वहीं सितंबर का चांदी वायदा 0.71% बढ़कर 60,870 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करेगा पीएम मोदी का विमान, पाक ने दी उड़ान भरने की मंजूरी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिवसीय यात्रा पर बुधवार को अमेरिका रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के लिए नॉन स्टॉप उड़ान अफगानिस्तान के रास्ते से नहीं की जाएगी। पीएम मोदी का विमान अफगानिस्तान के रास्ते से बसने के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरेगा। इसको लेकर पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। भारत में बच्चों के लिए शुरू हो रहा वैक्सीनेशन, अगले महीने से वैक्सीन लेने के योग्य होंगे बालक और बालिकाएं। जी हां दोस्तों, भारत में बच्चों को जल्द ही वैक्सीन देने का कार्य शुरू किया जाएगा। भारत में अब करोड़ों की संख्या में वैक्सीन एक ही दिन में दी जाने लगी है, जिससे वैक्सीन की कमी को लेकर अतीत में उठ रही आवाजें भी बंद हुई है और यह देश में अधिक वैक्सीन के प्रोडक्शन का भी प्रमाण है। बच्चों को वैक्सीन के मामले पर सीधी नजर रखे हुए 2 सूत्रों ने राइटर को बताया कि 12 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी भारतीय बच्चे अगले महीने से कोविड-19 टीकाकरण के लिए पात्र हो जाएंगे। बताया गया कि दवा निर्माता कैडिला हेल्थकेयर के जाइकोव-डी को लॉन्च किया जाने के बाद बच्चों को जल्द टीका लगाने में सफलता मिलती नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। भारत अक्टूबर से फिर शुरू करेगा वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम, WHO ने स्वास्थ्य मंत्री को जताया आभार। जी हां दोस्तों, भारत वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत एक बार फिर से कोरोना वैक्सीन का निर्यात शुरू करने जा रहा है। इसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को धन्यवाद दिया है। भारत को वैक्सीन कार्यक्रम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत अक्टूबर से वैक्सीन का निर्यात शुरू करने जा रहा है।
चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।